नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। घोसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 22वें राउंड का रुझान सामने आया है और सुधाकर सिंह 39,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, लगातार उन्होंने बढ़त बना रखी है और न्यूज़ वन इंडिया पर उपचुनाव की पल पल की अपडेट सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि घोसी का चुनाव पूर्वांचल की दिशा और दशा तय करेगा। और आज घोसी का जो संदेश है वो आने वाले 2024 के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच यहां पे कांटे की टक्कर थी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे काउंटिंग जो है आगे बढ़ रही है, मतगणना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जा रही है और एक बड़े अंतर के साथ सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोसी में आगे चल रहे हैं और उनको अब पछाड़ पाना दारा सिंह चौहान के लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा नजर आता है। तो न्यूज़ वन इंडिया पर उपचुनाव की पल पल की अपडेट सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। घोसी चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी। तो घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है और 22वें राउंड का रुझान सामने आ गया है। सुधाकर सिंह 39,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और सुधाकर सिंह ने लगातार यहां पे बढ़त बनाई है। न्यूज़ वन इंडिया पर उपचुनाव की पल पल की अपडेट सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन चूंकि घोसी को जीतने के लिए तमाम दिग्गज यहां पे पहुंचे थे और मनीष इस वक्त घोसी से हमारे संवाददाता। मनीष, आप पिछले कई दिनों से घोसी में लगातार मौजूद हैं। मतगणना हुई और अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। 39,000 वोटों से आगे यहां पे सुधाकर सिंह है। पूर्वांचल का संदेश साफ दिखाई दे रहा है। देखिए राजेश, पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियली जो हमको डेटा गया है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो मार्जिन है राजभवन का, तो उस मार्जिन को हम ऑफिशियली जो हमें दिया गया है उसको करेंगे तो 24,599 वोटों से अधिक वोटों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। करीब आप सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं करीब 24,500 के आसपास। आप जान देखेंगे तो ये वोट तो अधिक चले, जो ऑफिशियली हमको यहाँ पे भेजा गया है 18वें राउंड की बात की हम बात करेंगे तो 24,599 मतों से सुधाकर सिंह आगे चले। निश्चित तौर से जैसा कि आपने कहा राजेश की, यहाँ पे मैंने करीब पूरा चुनाव में करीब एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त मैंने घोसी की जनता के बीच में बिताया और लगातार हम ये चीज़ उठाए थे कि जिस तरीके से जो मैनेजमेंट था, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर मिलते हैं। और सबसे बड़ी अगर आप इसमें देखेंगे, अगर जो समाजवादी पार्टी की जो जीत है, अगर उसका श्रेय किसी को देना होगा कहना राजेश, तो वो जाता है एक बार फिर से राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को। आप देखेंगे मैनपुरी में एक बार जब उन्होंने एंट्री की थी उसके बाद चुनाव का जो मैनेजमेंट प्रबंधन संभाला था, क्योंकि माहिर है शिवपाल यादव, अपनी टीम को लेकर चलने की माहिर और किसी के संगठन को लेकर चला जा सकता है, इसमें कहीं ना कहीं उनको महारत हासिल है। लगातार यहाँ पे कैंप करते, सिर्फ एक दिन के लिए शिवपाल यादव रक्षाबंधन का जब त्यौहार था तो एक दिन के लिए इटावा गए थे, उसके बाद लगातार वो आजमगढ़ में रह के, मऊ में रह के लगातार यहाँ पे कैंपिंग करते थे, दिन भर मऊ में रहते थे, उसके बाद आजमगढ़ निकलते थे और आज भी जब से मतगणना शुरू हुई थी वो लगातार आजमगढ़ में बने होते हैं और अब जो हमें सूचना मिली है वो मऊ के लिए निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से जिससे कि रणनीति बनाई थी, किसी की रणनीति और ये छोटी छोटी टोली की जो रणनीति की जो मीटिंग्स थी, जो ग्राउंड लेवल पे जाके मीटिंग की थी, उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से देखा जाए कि जो पूरी टीम थी उसमें कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल के जो नेता थे उनका शायद अनदेखी करना कहीं इनको भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि उनको शायद भारी पड़ा है। साथ ही साथ दारा सिंह चौहान का अगर हम बात करेंगे, दारा सिंह चौहान की अगर जिस तरीके से बात करेंगे, दारा सिंह चौहान का जो यहाँ पे था, किस तरीके से उनको दल बदलू और घोसी के बेटे के वर्सेस घोसी बचाओ और दारा को बाहर भगाओ तरीके जो नेता जो चीज़ें थी वो शायद यहाँ पे काम करती हुई नजर आई, पक्ष में नजर आई है। पर जिस तरीके से राजेश यहाँ का शुरू से माहौल था, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जो टीम काम कर रही थी शिवपाल यादव के नेतृत्व में, जिस तरह से टीम लगी थी, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो एक स्टारडम वाली टीम थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कहीं ना कहीं। और हमने मनीष देखा कई दिग्गज यहाँ पे पहुंचे, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे। मनीष, बड़ी बात ये कि ये जो रुझान है, क्या ये बीजेपी के खिलाफ है या दारा सिंह के खिलाफ मतदाताओं की नाराजगी थी?
देखिए, जिस तरीके से हमने बात की थी और जिस तरह से हमने शुरुआत की थी जब हम यहाँ पे कैंपेनिंग में आए थे, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था। विरोध था दारा सिंह चौहान का विरोध था, दारा सिंह बतौर प्रत्याशी थे, उनका विरोध था। यहाँ पे जब हमने चौपालों में बात की थी, लोगों से बात की थी, जब नुक्कड़ में हमने सभाओं में बात की थी, तो वहाँ पे बीजेपी का आपको विरोध नहीं दिखता था, पर उससे ज़्यादा विरोध आपको दारा सिंह चौहान का बतौर प्रत्याशी यहाँ पे आपको देखने को ज़रूर मिलता था। साथ ही साथ मैं डे वन से यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ के जो क्षेत्रीय समीकरण और जो जातीय समीकरण है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और शायद उसमें उसको समझने में भारतीय जनता पार्टी 2022 के बाद फिर से एक बार चूक करती हुई नजर आई है। 2022 में आपको याद होगा जो समीकरण बने थे उसमें, उसके बाद गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जो देवरिया जो बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट है, कहीं ना कहीं एकदम आपको आपके हाथ से निकलती नजर आई थी। जो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर मेहनत करके वहाँ पे अपने सीटें बनाई थी, पर पूर्वांचल जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पे आपने अपनी परंपरागत सीटों को गंवाने का काम किया था। तो निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे इस चुनाव में भी देखेंगे तो वही चीज़ें आपको शायद देखने को मिलती है। आपने ओबीसी वोट बैंक की तरफ आपने ध्यान दिया, आपने शायद मुस्लिम जो थे कोर वोटर थे समाजवादी पार्टी के, वो उतना ज़्यादा टर्न अप आपकी तरफ नहीं, पर आपने उससे कोशिश की। पर आपके जो कोर वोटर थे राजेश, जो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से कोर वोटर कहे जाते हैं, जो स्वर्ण समाज कहते हैं, चाहे वो ठाकुर हो ब्राह्मण हो, उनकी तरफ शायद आपने अनदेखी की, उनकी तरफ आप शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि वो वोट बैंक आपके साथ है, वही अनदेखी शायद यहाँ पे आपको भारी पड़ती हुई नजर आई। साथ ही साथ क्योंकि हम यहाँ पे लगातार कैंपिंग कर रहे थे, जो यहाँ का लोकल नेतृत्व था, जो बीजेपी का जो लोकल नेतृत्व था, वो कहीं ना कहीं आपको उतना ज़्यादा अपने जो नेतृत्व था, जो टीम आई हुई थी, उससे शायद कॉपरेट करते हुए नहीं दिख रहा था, जमीनी स्तर पे उतना शायद कॉपरेशन नहीं दिख रहा था। उसके तहत ये शायद जो मार्जिन बढ़ रहा है सुधाकर सिंह का, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। पर सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे दारा वर्सेस सुधाकर था, और दारा का विरोध जिस तरीके से कैंपेनिंग करके चलाया गया था, और वो भी बहुत बड़े स्तर पे नहीं कि जनसभाएं करके, जो गली गली नुक्कड़ पे, जो गाँव में जो चौपालें लगती हैं, जो गाँव में सभाएं होती हैं, उनमें आपका विरोध करना था। और ये चीज़ देखने को मिलती है राजेश की, अगर आप अपने पड़ोसी से बात करते हैं और आपके साथ के दो लोग किसी का विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर से आपके पास एक तस्वीर बनने लगती है उस आदमी की, उस निगेटिविटी की, उस तस्वीर बनने लगती है। और शायद ये निगेटिविटी की जो तस्वीर थी वो दारा के अगेंस्ट बनाने में कामयाब रही समाजवादी पार्टी, और उसी का देख सकते हैं। बिल्कुल, और मनीष, क्योंकि इस चुनाव को किसी आम चुनाव से अलग देखा जा रहा था कि ये इंडिया गठबंधन की एक बड़ी परीक्षा है, तो इस पहली परीक्षा में इंडिया गठबंधन पार हो गया लगता है। मनीष, शायद संपर्क टूट गया, आवाज मनीष तक नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो और ज्यादा यहाँ जो समीकरण है, जो विस्तार से वो इसके बारे में समझा पाए, बता पाए कि आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जिसने इस रुझान को सामने रख दिया, जिसकी उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी को कभी रही नहीं होगी, क्योंकि यहां पे घोसी को जीतने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए गए थे, और उनके अलावा दोनों मुख्यमंत्री, कैबिनेट के तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष यहां पे गए, और तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के यहां पहुंचे थे, सिर्फ इसलिए कि पूर्वांचल की इस घोसी सीट को जीत के एक संदेश दिया जा सके कि पूर्वांचल में बीजेपी की बहार है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर देखें तो उन्होंने भी, अखिलेश यादव जो आमतौर पे उपचुनाव से दूर रहते हैं, वो इस उपचुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, सभाएं सम्मेलन करते नजर आए। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और यादव परिवार के कई और लोग भी यहां पहुंचे, समाजवादी पार्टी के कई नेता यहां पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, और नतीजा लगभग अब सामने है, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि एक बड़ा अंतर है, इसे पाट पाना बहुत मुश्किल है। तो राजभर के दावे की भी हवा निकल गई, वो दावा जीत का कर रहे थे अभी कल ही, और ये कह रहे थे कि यहां सपा को कोई वोट क्यों देगा, लेकिन यहां पे वोटों का अंतर ये बता रहा है कि राजभर पे भी अब तलवार लटक रही है, और सियासी तलवार जो है अब उन पे लटक रही है। उनका क्या होगा ये देखना होगा। इन नतीजों ने, यानी अभी तक जो रुझान आई है, तस्वीर जो साफ हुई है, उसने बता दिया कि दल लोगों को पसंद नहीं है। यानी चाहे दारा सिंह चौहान, कभी समाजवादी पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी, ये जो दल बदल रहे थे, वो शायद लोगों ने उस चीज को नकार दिया है, लोग इस चीज को नापसंद कर रहे हैं, उन्हें वो पसंद नहीं आया फॉर्मूला। अब दारा सिंह चौहान के बाद नंबर आता है ओम प्रकाश राजभर का, जिन पे जिम्मेदारी थी कि भाई राजभर समाज के जो वोटर है उनको आप यहाँ पे दारा सिंह चौहान के फेवर में लाइए, लेकिन नतीजे बता रहे कि शायद वो भी कन्वर्ट नहीं करा पाए। तो अब आगे दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर का क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये नतीजे बहुत कुछ उनकी सियासी कद को तय करने के लिए मायने रखते हैं। तो अब ये आज का जो
घोसी का ये नतीजा है, ये जो रुझान अभी आए हैं, ये लगभग ये बता रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा अंतर है और ये अंतर बताता है, अगर यही नतीजे में चूंकि परिवर्तित हुआ तो ये साफ है कि इंडिया गठबंधन की जो एक परीक्षा घोसी में देखी जा रही थी, उस परीक्षा में वो कहीं ना कहीं पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जो ये दावा कर रही थी कि घोसी में बदलाव होगा, वो बदलाव नहीं हो पाया। दारा सिंह चौहान वही हैं जो पिछली दफा 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। यही दारा सिंह चौहान कुछ दिन पहले पार्टी से इस्तीफा देते हैं, फिर यहां पे उपचुनाव होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। बीजेपी दारा सिंह चौहान को यहां पे उतारती है और अब दारा सिंह चौहान करीब 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा अंतर है और इसे पार पाना बहुत मुश्किल सा लगता है। और 22 राउंड के बाद 25,700 वोट से पीछे इस वक्त दारा सिंह चौहान चल रहे हैं और सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये तस्वीर बताती है कि यहां पे लहर जो है वो सपा की बरकरार है पूर्वांचल में, और ये संदेश देने के लिए अखिलेश यादव अब एक्टिव होंगे कि यहां पे बीजेपी का जनाधार नहीं है और जो दावे किए जा रहे थे उन दावों की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। दावा चाहे दारा सिंह चौहान का हो, दावा चाहे ओपी राजभर का हो, दावा चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों का हो। क्योंकि घोसी को किसी और आम चुनाव से एक अलग नजरिए से देखा जा रहा था, क्योंकि आमतौर पे एक विधानसभा की है सीट, लेकिन इस सीट से पूर्वांचल की दिशा और दशा तय होनी थी और ये नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी बढ़त को लेकर लखनऊ सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, अभी से ही वहां पे मिठाइयां बांटी जाने लगी हैं, कई जगह आतिशबाजी हो रही है और कई जगह जीत का जश्न जो है वो मनाया जाना शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भीड़ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह कहीं न कहीं अपनी बढ़त बना रहे हैं, उस बढ़त के बाद अब समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर भी भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ जो दूसरे दल हैं जो कि इंडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या उसके अलावा अपना दल कमेरावादी हो, उसने भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को पत्र लिखकर समर्थन का ऐलान किया था। इस चुनाव के कई महत्वपूर्ण मायने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए था और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस उपचुनाव में अपनी बढ़त ले रही है, कहीं न कहीं वो कई सियासी संदेश दे रहे हैं। अब देखना यह है क्या कुछ आगे की रणनीति होती है, खास तौर पर ऐसे समय में जब दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ गए हों और बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाकर घोसी से मैदान में उतारा हो। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम है ओम प्रकाश राजभर का, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर गए थे, लेकिन अब दोबारा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बावजूद इसके सपा ने कहीं न कहीं लगातार इस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार बोल रही है और कहीं न कहीं ये कोशिश भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन वीरेन के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। और मनीष मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, यहाँ घोसी का जो ये नतीजा है, अभी जो रुझान सामने आए हैं और जो एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, वो बहुत कुछ कहता है। लेकिन इस बीच चूंकि शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है मनीष, और उसमें लिखा है कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और इसमें दोनों नेताओं की तस्वीर है और चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये मुस्कुराहट बीजेपी को बहुत चुभेगी। निश्चित तौर से, पर अगर इस चुभन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की भी ज़रूरत है। भले ही आपको छोटी सी चुभन लगे, एक छोटा सा उपचुनाव आप समझ सकते हैं, पर इसका अगर दर्द का एहसास अगर इनको जल्दी ख़त्म करना है तो इसके लेकर रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका दर्द का एहसास लंबे तक इसको इस चुभन को महसूस करके अगर इस पर रणनीति काम नहीं करेंगे तो ये चुभन आगे समय में एक बड़े दर्द के रूप में, एक बड़े घाव के रूप में इनको ज़रूर मिल सकती है, और वो होगा 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। आपने देखा था राजेश, 2022 के चुनाव के हम अगर पीछे की तरफ लेके चलेंगे, यही घोसी था, यही की जनता थी समाजवादी पार्टी को जीती थी। आप कह सकते हैं कि उस समय ओम प्रकाश राजभर लगातार कहते थे कि मैं जिस तरफ रहता हूँ उस तरफ सरकार को बनाने काम करता हूँ, और घोसी और गाजीपुर की और आजमगढ़ की जनता है वो राजभर जिस तरफ होते हैं उसी तरफ करवट लेती है। इस चुनाव में देखने को नहीं मिला है। तो न केवल बीजेपी के लिए जबकि ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा, इससे एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि किस तरीके से आप लगातार अपने आप को
कॉन्फिडेंट रूप में कहते थे कि ये चुनाव हम जीत जाएंगे, और ये चुनाव को खुद कहते थे। तमाम बार उन्होंने कैमरे पर बोला था, हमारे साथ ही बात की थी कि ये चुनाव अखिलेश वर्सेस ओम प्रकाश राजभर है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर इस हार की जिम्मेदारी लेंगे? ओम प्रकाश राजभर के इस जो घोसी का उपचुनाव उसकी हार की जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि जब जीतते राजेश, अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती तो उसमें तमाम लोग खड़े होते, उसमें निषाद पार्टी के संजय निषाद भी खड़े होते, ओम प्रकाश राजभर पीछे नहीं हटते कि ये उनकी जीत नहीं है, वो हमेशा ये कहते कि उनकी जीत है। बीजेपी अपने जो डबल इंजन की सरकार के फायदे हैं उसकी जीत के था। पर सब आगे आके राजेश, सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि ये हार हुई है, उस हार का जिम्मेवार कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस हार की जिम्मेवारी लेगी? किस तरीके से, क्या उनके जो संगठन था उसमें कोई कमी रह गई थी, उनकी जो प्लानिंग थी उसमें कमी रह गई थी? एनडीए के जिन नेताओं की बात करते थे, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो राजभर पार्टी हो, और चाहे अपना दल की पार्टी हो, जो यूपी में एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था। क्या उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई कमी रह गई थी? क्या वो जिम्मेदारी में हक की लड़ाई लेंगे, उसमें बांटेंगे कि इतना परसेंटेज मेरा है कि मैं हमें हार की जिम्मेदारी लेता हूँ, इतने परसेंट मैं लेता हूँ, ये क्या लेंगे? साथ ही साथ आपके पास समय कम है राजेश, 200 के आसपास का दिन बचा है जब आप लोकसभा के चुनाव के मुहाने पे खड़े होंगे, और प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीट आते हैं। ऐसे में आपके पास हार की या फिर कह सकते कि गलती की कोई गुंजाइश का समय नहीं रहता। आपके पास समय कम है, काम ज़्यादा है। एक बार फिर से आपको पूर्वांचल का रुख करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आता है, पूर्वांचल से आता है। उस दिशा में आपके पास कौन सी नई रणनीति रहेगी? क्या यहाँ पे आपको इफेक्ट जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें फिर से जो मोदी फैक्टर है वही चलेगा, कि लोकल जो यहाँ का जो पूरी तरीके से सामान चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा? तो निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे कि पूरी जो तैयारी की गई है, जिस तैयारी करा जा रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस तरीके की जो जीत या हार होती है, हमने देखा था कि जब अगर जीत होती, भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तो इसमें आप देखेंगे तमाम बड़े नेता आ जाएंगे, फिर से आपको वाही लूटने के लिए तमाम लोग लग जाएंगे, संगठन के लोग लग जाएंगे। पर हार की जिम्मेवारी कौन लेगा? हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, और कितने जल्दी इस हार से उभर के आप 2024 की रणनीति पे काम करना शुरू कर देंगे, ये देखने वाला होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपने संभाला था, क्या पूर्वांचल के तरफ से जो गढ़ का जाता था राजेश, पूर्वांचल का जो एरिया आता है, गोरखपुर, आजमगढ़ और बलिया, देवरिया, ये भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स माने जाते थे। ये आपकी परंपरागत सीटें मांगी जाती थी। वहाँ पे अगर आपको एक बार नहीं, लगातार 2 साल के अंदर या 16-17 महीने के अंदर आपको दूसरी बार हार देखना पड़े, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और उस पर आप कितनी जल्दी काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी। और मनीष, बीएसपी की अगर बात करें, चूंकि अगर हम जातीय समीकरण जब हम देखते हैं तो बीएसपी के जो साइलेंट वोटर थे, क्या उन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया और दारा सिंह की किस्मत चमका दी? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो वोट बैंक की अगर हम करेंगे तो अभी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें देख सकते हैं। पर क्योंकि हम गांव में गए थे, हमने देखा था कि ओबीसी वोट बैंक पे ज़्यादा फोकस थी। बीजेपी का जो जितना भी अगर फोकस था वो ओबीसी वोट बैंक पे राजेश बहुत ज़्यादा था। आपके मुस्लिम जो बेल्ट थी उनमें जो मुस्लिम नेता थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों अल्पसंख्यक मोर्चे के, चाहे आपके मुस्लिम नेता हों, चाहे आपके मुस्लिम मिनिस्टर्स हों, वो लगातार वहाँ कैंपिंग कर रहे थे। पर क्या वो असर छोड़ने में कामयाब हुए? 8% था 2022 में। जब आप देखेंगे मुस्लिम जो वोट बैंक ने जो 86% सपा का किया था, तो 8% किया था। क्या 8% से कुछ परसेंट बढ़ा है? ये देखने वाली ज़रूर बात होगी। ओबीसी के भरोसे रह के आप चुनाव नहीं जीत सकते, और वो भी खासतौर से पूर्वांचल में आप ओबीसी वोट बैंक के सहारे नहीं जीत सकते। शायद यही गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई कि उसने अपने कोर वोटर में, बार बार कहूँगा, अपना कोर वोटर जो सवर्ण समाज के को वोटर्स होते हैं, जिनको हम पूर्वांचल में बाबू साहब कहते हैं, जो ठाकुर लॉबी होती है, उनकी अगर बात करेंगे तो उन वोटरों की अनदेखी भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो राजेश, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप पूर्वांचल की बात करेंगे तो अगर आपने जाति समीकरण का खेल जिसमें आप लगातार आप काम करते हैं, आपके पास ओम प्रकाश राजभर की पूरी बेल्ट थी, निषाद की पूरी बेल्ट थी। क्या निषाद और ओम प्रकाश राजभर के जो कोर वोटर थे, क्या वो नहीं निकले? क्या उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख किया? ये भी बड़ा सवाल आएगा कि क्या राजभर के जो कोर वोटर थे या निषाद के जो कोर वोटर, जो अपना दल के जो कोर वोटर, जो कहे कि एनडीए के जो समर्थक थे, जो टीम थी,
उनकी जो कोर वोटर थे वो किस तरीके से काम किए हैं, वो कितना यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे सब काम किया हुआ है, इसका एक जरूर जब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टीम है और अगर हार होती है तो इसकी समीक्षा जो कीजिएगा, उस समीक्षा में मनीष, सब क्योंकि बातें पिछली जरूर की बार जाएगी। जी, बिल्कुल राजेश। बिल्कुल यही पिछली बार की अगर बात करें, चूंकि यही दारा सिंह है जो समाजवादी पार्टी की टिकट पे चुनाव जीते थे, उस वक्त चूंकि राजभर भी सपा के साथ थे, अभी हालात पूरे बदल गए, तो क्या राजभर का जो वोटर है वो शिफ्ट नहीं हो पाया इस तरफ, दारा सिंह का जो वोटर है वो इस तरफ शिफ्ट नहीं हो पाया, और जो सपा के वोटर थे वो वहीं की वहीं रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है राजेश आपका। देखिए, ये सबसे अहम चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या जो MY फैक्टर है उसने काम नहीं किया। वो जो MY फैक्टर में सेल लगाने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह से आपको देखने को मिला कि नहीं मिला, ये ज़रूर होगी। जब हार होगी और जब हार की समीक्षा की जाएगी राजेश, तो इसमें ज़रूर ये मुद्दे उठेंगे। आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि बीजेपी की जब पूरी टीम थी और बीजेपी की हम क्योंकि जब गांव में आते थे तो वहाँ के जो उनकी समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बात कर रहा हूँ मैं, कि जो बीजेपी के समर्थक थे उनकी अनदेखी भी इस चुनाव में भारी पड़ी है। अनदेखी उनकी की गई थी लगातार। वो कहते थे कि एक बड़ी टीम ज़रूर आई हुई है बाहर से, CM, डिप्टी CM, तमाम बड़े नेता जो स्टार्टअप कह सकते हैं, जिस तरीके से नेता थे वो ज़रूर आपको दिख रहे थे, पर वो आके चले जाते हैं। उसके बाद की जो रणनीति बनाई जाती है, जिसपे आपका जो लोकल जो कहते हैं कि लोकल आपके इस तरह के जो नेता होते हैं उनकी अनदेखी शायद की गई थी, और वो इस बात को कहते थे, ऑन द कैमरा नहीं कहते, ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर कहते थे कि उनकी जो अनदेखी है वो की गई। क्या शायद उनकी अनदेखी का ये परिणाम है कि आपको ये जो मार्जिन चल रहा है, जिस तरीके से बढ़त चल रही है, वो आपको देखने मिले। तो कई सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में पहली बात कि जीत होती है राजेश, तो सब खड़े होते हैं कि ये जीत हमारी है, पर जब हार होगी तो उस हार का जिम्मेदार कौन होगा, उस हार की समीक्षा होगी, तो उन सब कारणों का कौन क्या खुल के इसमें रखा जाएगा। और 2022 वाली गलती एक बार फिर से आपने दोहराई है घोसी उपचुनाव में, वो दिख रहा है। तो क्या 2024 के जो इलेक्शन होंगे लोकसभा चुनाव, उसके पहले आप इन गलतियों को आप सुधार पाएंगे, नहीं सुधार पाएंगे, या फिर आपको डिपेंड रहेंगे मोदी फैक्टर पे लगातार? आप देखेंगे 2014, 17, 19 आपको आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था उसमें मोदी फैक्टर जरूर काम कर रहा था। तो क्या मोदी फैक्टर के आगे यहाँ का जो लोकल जो यूपी का जो बेस कैडर है, वो क्या सिर्फ मोदी फैक्टर के बेस पे काम करता नजर आएगा? उनको एक बार फिर से संगठन पे, पूर्वांचल पे खास तौर से ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, और अभी ये जो अगर रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो जाहिर है बहुत तरह की समीक्षाएं और आलोचना होगी। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी लगातार पल पल की जानकारी घोसी चुनाव से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।